हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस के अदर पोर्शन के चैप्टर। देखिए 2022 की परीक्षा में इसमें केवल 15वां लेसन और 16वां ही शामिल किया गया, हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पर्यावरण। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पार्ट 15 हमारा पर्यावरण। पर्यावरण हम जानते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण है, यह पर्यावरण कहलाता है। हम जितने भी अपने दैनिक जीवन में आसपास की चीज़ों को अनुभव करते हैं वे सारी किसमें सम्मिलित हैं, वे पर्यावरण के अंदर सम्मिलित है। जैसे सूर्य है, धरती है, कार है, मोटरसाइकिल है, फल है, सब्जियां हैं, तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ पर दो प्रकार के पदार्थ शामिल किए जाते हैं पूरे पर्यावरण में, जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थ। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम अपने आसपास को पर्यावरण को जान सकें और कैसे इसे स्वच्छ रखना है वह सीख सकें। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या जो भी हम दैनिक जीवन की गतिविधियाँ करते हैं वे सारे पदार्थ दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है जैव निम्नीकरण पदार्थ, सेकंड है अजैव निम्नीकरण पदार्थ। नाम से स्पष्ट है, जैव यानी जो जैविक प्रक्रम से संबंधित होंगे। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे फल सब्जियों के अपशिष्ट, यानी जिनका पाचन हो जाता है, जो पाचन के अलावा अपशिष्ट बच जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। और जैसे फल सब्जियां हैं, इनका जो वेस्टेज बचता है, इनके जो छिलके होते हैं वो या तो पशु खा लेते हैं और पशुओं से हमें क्या प्राप्त होती है, खाद प्राप्त होती है, या इन फल सब्जियों को सड़ा करके ही हम खाद बना सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अजैव निम्नीकरण पदार्थ, कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं, व लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं या पर्यावरण के अन्य सदस्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित हैं या कृत्रिम में बहुत से पदार्थ हैं जो प्रकृति में अपघटित नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो आज के टाइम में समस्या है वह यह प्लास्टिक ही है। हम सुबह उठते हैं, वहाँ से लेकर के सोते हैं, उस समय तक हम प्लास्टिक का बहुत अधिक उपयोग कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल एक चिप्स का पैकेट भी लाएंगे तो वो प्लास्टिक में आएगा, पानी की बोतल भी पी रहे हैं तो प्लास्टिक, यानी हल्का और ड्यूरेबल लंबा चलने वाला प्लास्टिक था। इसलिए क्या हुआ, ये हमारे डेली लाइफ में ज़्यादा शामिल होता गया। लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए देखिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ड्यूरेबल है, इसको आप मिट्टी में डालोगे तो भी ये अपघटित नहीं होता है, जलाओगे तो रासायनिक गैसें निकलती है जो भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो कोशिश यही करें कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो पाए। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से हो गए कि जो जैविक प्रक्रम से अपघटित नहीं होंगे और लंबे समय तक ये देखिए अक्रिय रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अब देखिए पर्यावरण से ही एक टर्म निकल करके आती है परितंत्र, इकोसिस्टम। पूरे जो हमारे आसपास की चीज़ें थी वो तो पर्यावरण में शामिल हो गई। अब इसमें भी क्या है, छोटे छोटे सिस्टम है, जैसे तालाब का सिस्टम है, स्थलीय जीवों का सिस्टम है, उड़ने वाले जीवों का सिस्टम है, हमारा सिस्टम है। तो ये अलग अलग सिस्टम यहाँ पर डिज़ाइन हो गए हैं जो क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं और प्रकृति के अंदर संतुलन बनाए रखते हैं। तो देखिए परितंत्र क्या कहलाता है, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव व अजैव घटक होते हैं। यानी सिंपल हम एक कोई भी सिस्टम उठा लें, जैसे हमने बगीचा ले लिया, ठीक है, बगीचा एक तंत्र ले लिया जो क्या है, एक कृत्रिम है, ठीक है, जिसमें जैव और अजैव दोनों घटक शामिल होंगे। एक बार आप जैव और अजैव घटक को समझ लिए। अजैव घटक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा व खनिजों, भौतिक जो कारक है वो सारे अजैव घटक के अंदर सम्मिलित होते हैं। जैसे आपने बगीचा लगाया तो बगीचे के अंदर वायु, मृदा ये सारे अजैव घटक हो गए, और जैव घटक वृक्ष, फूल इत्यादि सारे जैविक घटकों में शामिल हो गए, यानी जो जैविक प्रक्रम द्वारा संचालित हैं। अब इसमें भी दो प्रकार के परितंत्र आ गए, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में जो नेचर ने बनाए जैसे वन, तालाब, झील आदि, और कृत्रिम में बगीचा और खेत इस प्रकार से आ गए। इसको समझिए कि जैसे सम्मिलित रूप से अगर बगीचे खेत हैं वो सारे के सारे तो पर्यावरण में आ गए,
हमने एक बगीचा बना दिया, तो बगीचा क्या हो गया, एक कृत्रिम परितंत्र हो गया। इस बगीचे में देखिए फूल लगेंगे, वृक्ष लगेंगे, वे क्या हो जाएंगे, जैव घटक हो जाएंगे। जो मिट्टी है, जो खनिज हम डाल रहे हैं, वो सारे अजैव घटक हो जाएंगे। यानी बगीचा एक प्रकार से क्या हो गया, एक परितंत्र हो गया। और जो आपस में क्या करते हैं, संयुक्त रूप से प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, सिंपल बेसिक चीज़ें इसमें कवर की गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ आया आपको परितंत्र। अब देखिए परितंत्र में भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव विद्यमान रहते हैं। आपने सुने भी होंगे, जैसे उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है, आपने सुन रखे होंगे। तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए उत्पादक कि सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं। यानी उत्पादक कौन हो गए, उत्पन्न करना। वे सारे पदार्थ जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वे किस वर्ग में आते हैं, उत्पादक में। और हमें पता है अपना भोजन खुद बनाने वाले कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। और जिनमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। स्वपोषी भी बोलते हैं ना जिनको, कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वे स्वपोषी जीव क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और यही क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। सूर्य का प्रकाश लेंगे, उससे ये शर्करा और मंड का निर्माण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे सभी जीव, यानी कि जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर करेंगे, वे सारे उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये जीव क्या होते हैं, विषमपोषी भी कहलाते हैं ना, कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें सारे जीव आ जाएंगे। उपभोक्ता को भी देखो आगे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। देखिए शाकाहारी हैं, फूल पत्तियों का सेवन करते हैं, वो भी इन पर निर्भर करते हैं। मांसाहारी भी हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। सर्वाहारी और परजीवी भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो वे सारे क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। लगभग सभी जीव जैसे हिरण, मेंढक, मछली, ये सारे किस में आ जाते हैं, उपभोक्ता में आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपमार्जक, कि वे सूक्ष्म जीव जो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। यानी जो चीज़ अगर मर गई, सड़ गई, अगर वो वहीं पड़ी रहेगी, पर्यावरण में एक अव्यवस्था से फैलेगी, उन्हें साफ करना भी तो जरूरी है। तो वो जरूरी जीव क्या कहलाते हैं, अपमार्जन कहलाते हैं। जिस तालाब ले लिया, अब मछलियाँ, पौधे इसमें मर गए, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारे जमते चले जाएंगे, तो कोई वो तंत्र क्या होगा, वहाँ से नष्ट हो जाएगा। उन्हें खाने के लिए, उनको वहाँ से साफ सफाई करने के लिए ही ऐसे जीव प्रकृति में पाए जाते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। और इसका मुख्य एग्जाम्पल हो गए जीवाणु और कवक। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव इन्हें खा लेते हैं और वापस से मृदा के अंदर छोड़ देते हैं और मृदा की प्राकृतिक पूर्ति होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे पारितंत्र और उसके संघटक। अब हमने पढ़ा कि उत्पादक को उपभोक्ता ने खाया, उपभोक्ता का अपमार्जन किया गया। तो ये एक संगठित सी संरचना सी चलती रहती है, इसे कहा जाता है आहार श्रृंखला। तो आओ आगे हम चर्चा करते हैं आहार श्रृंखला पर। आहार श्रृंखला एवं जाल, इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। एक क्वेश्चन उम्मीद है यहाँ से कन्फर्म रहेगा। देखिए कि जीवों की वह श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, वह आहार श्रृंखला बनाते हैं। अब जैसे घास फूस था, स्वपोषी थे, उसको किसी टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसी मेंढक ने खाया, मेंढक को किसी सांप ने खा लिया और सांप को किसी गिद्ध या चील ने खा लिया। तो एक क्या है, ये कड़ी चलती जा रही है ना। तो यह कड़ी क्या कहलाती है, आहार श्रृंखला कहलाती है। और ये इस प्रकार से एक दूसरे स्तर को पोषण भी प्रदान करते जाते हैं। ठीक है, टिड्डे ने घास से पोषण ले लिया, मेंढक ने टिड्डे से पोषण ले लिया, है ना। तो पोषण प्राप्त करने के आधार पर भी ये श्रृंखला चली जाती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। इसको भी हम आगे पढ़ते हैं। जैसे देखिए कि प्रथम पोषी स्तर था, वहाँ पे स्वपोषी अथवा उत्पादक आ गए कि जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएंगे। सेकंड पोषी स्तर था, इन स्वपोषियों को खाया किसी शाकाहारी ने, वो शाकाहारी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, है ना। जो हरी सब्जियां, फल फ्रूट इनका ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी।
अगला तृतीय पोषी स्तर में क्या आ जाते हैं, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता आ जाते हैं जो इन शाकाहारियों का भक्षण करते हैं। और चतुर्थ पोषी स्तर पर क्या आते हैं, बड़े मांसाहारी जैसे तृतीय उपभोक्ता लेवल पर आ जाते हैं। देखिए सिंपल, जैसे हरे पौधे थे, हरे पौधे क्या कहलाएंगे, स्वपोषी व उत्पादक। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। इन हरे पौधों को किसी कीट ने खा लिया। कीट क्या था, शाकाहारी, क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। इस प्राथमिक उपभोक्ता को मान लो किसने खा लिया, किसी छोटे मांसाहारी ने खा लिया। यानी कीट को जैसे मेंढक खा रहा है तो मेंढक एक छोटा मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। चतुर्थ पोषी स्तर बड़े मांसाहारी, यानी उस मेंढक का भक्षण किसी चील या बाज ने कर लिया, जैसे सांप ने कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, एक बड़ा मांसाहारी हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि इन पोषियों की संख्या घटती चली जाती है। देखिए प्रकृति में क्या है, उत्पादक बहुत अधिक है और बड़े मांसाहारी में जैसे शेर, बाघ, चीता ये सब आते हैं, तो ये इनकी संख्या क्या है, कम। तो इनका इस प्रकार से देखिए एक पिरामिड बनता है जो ये दिखाता है कि किस प्रकार से पोषी स्तर की संख्या चलती है। उत्पादक सर्वाधिक, प्राथमिक उपभोक्ताओं से थोड़े कम, द्वितीयक थोड़े कम और तृतीयक तो क्या है, बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से ये एक आहार श्रृंखला चलती है। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न परितंत्र हैं, उनमें आहार श्रृंखला यहाँ पर दिखाई गई। जैसे वन है तो वन में पेड़ होंगे, पेड़ को हिरन खा लेंगे और हिरन को शेर खा लेगा। यह वन के अंदर इस प्रकार की आहार श्रृंखला पाई जाती है। घास मैदान है तो घास होगा, घास में छोटे कीड़े होंगे, छोटे कीड़ों को मेंढक खाएंगे, उन्हें सांप खाएंगे और गिद्ध सांप का भक्षण करेंगे। देखिए घास में थोड़ा लंबा पोषी स्तर चलता है। तालाब है, तालाब में भी सिंपल है। शैवाल है, शैवाल पर कीड़े रहते हैं, इन कीड़ों को मछलियों ने खाया और मछलियाँ बगुले का भोजन बनती हैं। तो इस प्रकार से देखिए वन, घास और तालाब परितंत्र में आहार श्रृंखलाएं चलती जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आप इन्हें नोट करें। फिर हमने पढ़ा था आहार श्रृंखला एवं जाल। अब हम आहार जाल की चर्चा यहाँ पर करते हैं। आहार जाल आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। अब जैसे सिंपल आप ले लो, जैसे चूहा है उसको बिल्ली भी खा लेती है और सांप भी खा लेता है। ठीक है, इतना ही लेवल रहता है। जो समय अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अब एक जीव है वो तो 2 या 2 से ज़्यादा को खा सकता है, उसको खुद को भी कई जीव खा सकते हैं। अब इसे इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे चूहा है, चूहे को बिल्ली भी खा गई, चूहे को सांप भी खा गया, सांप को मोर भी खा जाता है और गिद्ध भी खा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक सीधी आहार जाल श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य शाखान्वित श्रृंखलाओं के जाल बनते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। अब सिंपल हमने पढ़ा था कि घास में घास को कीड़ों ने खाया, कीड़े को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया और सांप को गिद्ध ने खाया। क्या ऐसा होता है क्या? एक सीधी श्रृंखला नहीं चलती है, वो तो हमने इसको समझने के लिए श्रृंखला को डिसाइड कर दिया। अब क्या होता है, ये डायग्राम में देखिए इस प्रकार से घना जाल सा रहता है। ठीक है, ये जाल क्या कहलाता है? आहार जाल कहलाता है। थोड़ा सा इस जाल का भी अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पौधे हैं, ये पौधे सारे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी उत्पादक। इनको देखिए, बिच्छू भी खा रहा है, चूहे भी खा रहे हैं, खरगोश भी खा रहा है, बकरी भी, तो ये सारे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता में आ गए। उसके बाद देखिए छोटे मांसाहारी जो है, मछली, मेंढक, सांप, भेड़िया, लोमड़ी, पक्षी, तो ये छोटे मांसाहारी में शामिल हो गए। फिर बात करते हैं बड़ा मांसाहारी की, तो गिद्ध, मोर, बाघ ये किस में आ जाते हैं? बड़े मांसाहारी में आ जाते हैं। और इस प्रकार से देखिए आहार श्रृंखलाओं का, ठीक है, ये आहार श्रृंखलाएं हैं, छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं, ये मिल करके एक आहार जाल बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आहार श्रृंखला और आहार जाल। अब इनको खाने से क्या हुआ? हमने पढ़ा था कि एक जो है वो दूसरे को खाएगा तो एनर्जी मिलेगी। अब हम भोजन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तो वह कहलाता है ऊर्जा प्रवाह। कि भोजन ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है, विभिन्न कार्यों हेतु ऊर्जा प्रदान भी करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रियाओं में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है और इस प्रवाह में कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास भी हो जाता है। जैसे अब उत्तरोत्तर ये खाद्य श्रृंखलाएं चल रही थी, एक जीव दूसरे को खाएगा तो एनर्जी मिलेगी,
अगला उसे खाएगा तो उसे एनर्जी मिलेगी। तो आहार जाल, ये आहार श्रृंखला क्या है, एक तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी ही है। और इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। अब हम देखते हैं कैसे कैसे किस किस लेवल पर एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, आप यहाँ तक नोट करें, फिर हम ऊर्जा प्रवाह को और डिटेल से चर्चा करते हैं। ऊर्जा प्रवाह में देखिए कि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अब पौधे हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, तो वो उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित कर लेते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह अध्ययन से प्राप्त परिणाम, ये जो हमने खाद्य जाल आहार श्रृंखला पढ़ी थी, तो इनमें विभिन्न घटकों में ऊर्जा प्रवाह हुआ। ऊर्जा प्रवाह के परिणाम स्वरूप कुछ रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले कि स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी पौधे सूर्य से जितनी ऊर्जा लेते हैं उसका मात्र 1% भाग ही जो खाद्य ऊर्जा है, जो रासायनिक ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, उसमें कन्वर्ट होता है। बाकी सारा देखिए 99% यहाँ पर वेस्ट हो जाता है और वहीं 1% देखिए आगे चलता जाता है। अब नेक्स्ट में देखिए कि जब हरे पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं तो 10% भाग ही जैव मात्रा में बदल पाता है और ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। जो भोजन हम हरे पौधों को खाने से प्राप्त करते हैं उसका हमें 10% भाग ही निकलता है, बाकी जो है वो लॉस हो जाता है। तो देखिए हमने ये खाद्य जाल का अध्ययन किया। इस अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। हमने पढ़ा था ना, देखिए जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो हरे पौधों को खाएंगे तो 10% आगे गया, तो ये लगभग क्या है, हर लेवल पर 10% भी जाता है। जैसे ये सूर्य का प्रकाश था, यहाँ से 1% उत्पादक ने खाद्य ऊर्जा में बदला, 10% शाकाहारी में गया, 10 मांसाहारी में, 10 शेष मांसाहारी में, इस प्रकार से ये चलता है। ठीक है, हर चरण का 10%, ऐसा नहीं है 10%, इसमें 1% था, इसका 10% गया, इसका 10% या इस प्रकार से चलेगा। तो प्रत्येक चरण पर ऊर्जा ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा का मात्रा बहुत कम हो जाती है। यानी जो लास्ट लेवल आएगा वहाँ तक तो आपको पता है बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो जैसे बाघ हैं, ये गिद्ध हैं, ये काफ़ी भोजन करते हैं, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनको देखिए थोड़े से भोजन, अपने जितना भोजन करेंगे तो बिल्कुल जैव मात्रा प्राप्त नहीं होगी। अब एक पिरामिड के रूप में इसको दर्शाया गया है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशिक होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। अब जैसे सूर्य का प्रकाश था, उसको उत्पादक ने ग्रहण किया, उसको शाकाहारी ने, शाकाहारी मांसाहारी ने, इस प्रकार से ये क्रम चलता है, उल्टा नहीं होगा। ध्यान रखिए, शाकाहारी से उत्पादक में ऊर्जा नहीं जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे अपने को थोड़ी खाते हैं, तो वो अपने से थोड़ी ऊर्जा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रवाह एक दिशिक होता है। सेकंड पॉइंट काफ़ी अच्छा है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रसायन आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब जैसे हम हैं तो हम हरी सब्जियां, फल फ्रूट खाते हैं, तो उनके जो ऊपर पेस्टिसाइड किए जाते हैं वो भी क्या है, हमारे अंदर चले जाते हैं। ये रसायन फिर हम खाएंगे या वेस्टेज होगा या मृत होंगे, तो ये रसायन फिर से मिट्टी में चले जाएंगे या जल स्रोतों में चले जाएंगे, कुछ खनिजों में, जलाशयों में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये हम पता नहीं लगा सकते हैं कि हर स्तर में ऊर्जा जा रही है, उसमें से रसायन अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हम भोजन करेंगे तो कुछ पेस्टिसाइड भी साथ में ग्रहण किए जाएंगे, और जिसके दुष्प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहे हैं कि आज बीमारियां जो है वो खान पान से काफ़ी अधिक पैदा हो रही हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आहार श्रृंखला और आहार जाल और इसमें ऊर्जा प्रवाह। इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कवर कीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन कंफर्म रहता है। अब ऊर्जा प्रवाह के समय हमने एक बात की थी कि हमारी जानकारी के बिना भी कुछ रसायन खाद्य श्रृंखला से होते हुए शरीर में चले जाते हैं। देखिए, इसे कहा जाता है जैव आवर्धन। पीड़कनाशी व रसायन अर्थात अजैव निम्नीकृत पदार्थ प्रत्येक पोषी स्तर पर संग्रहित होते जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। अब मनुष्य है वो देखिए खाद्य श्रृंखला में शीर्षस्थ माना गया, क्योंकि वो हर प्रकार के जीवों का भक्षण करता है।
हम सब्जी भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, तो हर चीज़ से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सबसे अधिक रसायन संचित होते हैं और इसी को कहा जाता है जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन। इन रसायनों को हम ऐसे फ्रूट जैसे है, फल जैसे, इनको धो कर के भी दूर नहीं कर सकते, तो यह प्रक्रिया कहलाती है जैव आवर्धन। ओके स्टूडेंट, तो ये था जैव आवर्धन। ये चैप्टर छोटा सा ही है, तो आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो एनवायरनमेंट को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। देखिए, इसके बारे में हम 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे हम कचरा है वो डाल रहे हैं, उससे एनवायरनमेंट में क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उससे एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़ता है। उसमें आज हम 2 मुख्य पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। एक है ओजोन परत का नष्ट होना, एक है कचरा प्रबंधन। इसके बारे में हम जान ही चुके हैं कि हमारे कॉमन आज के टाइम में यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो फर्स्ट हम चर्चा करते हैं ओजोन परत क्षय। देखिए, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन परत के बारे में समझिए कि ओजोन वायुमंडल के ऊपरी स्तर में आवश्यक कार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिन्हें अल्ट्रावायलेट लाइट कहते हैं, से पृथ्वी के जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है और मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य है तो सूर्य से हमें जो विटामिन डी और आवश्यक चीज़ें भी मिलती है, लेकिन उसके साथ अल्ट्रावायलेट लाइट भी पृथ्वी पर आ जाती है, जो मनुष्य के अंदर जो स्किन कैंसर है उसका सबसे बड़ा कारण ये पराबैंगनी किरणें हैं। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। सिंपल इसको इक्वेशन से समझिए। अल्ट्रावायलेट लाइट गिरी तो ये ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में टूट गई। अब ये ऑक्सीजन परमाणु और ये ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे तो ओजोन बनाएंगे। अब ये ओजोन क्षय क्या है, तो इसको सबसे पहले 1980 में डिटेक्ट किया गया था कि वायुमंडल में ओजोन की जो मात्रा है वो तेज़ी से गिर रही है। ठीक है, ओजोन परत है उसमें एक छेद देखने को मिला। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं ग्लोब के ऊपर कि ओजोन परत में छेद 1980 में डिटेक्ट किया गया था। तो ओजोन क्षय हुआ कैसा? रेफ्रिजरेटर, शीतलन व अग्निशमन में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरो गैस जैसे मानव संश्लेषित रसायनों से ओजोन की मात्रा में गिरावट आने लगी है। ये परत की जो डेप्थ है वो वहाँ से बहुत पतली हो गई है, जो चौड़ाई है वो बहुत ही पतली हो गई है। और ये किस लिए हुआ कि आज हम देखिए हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, एसी, फ्रिज इनका उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। और ये जो टेम्परेचर में जो गर्मी है वो भी एक इन्हीं का ही रिजल्ट है। और गर्मी बढ़ी तो हम एसी का यूज़ करने लगे, उससे क्या हुआ, उससे और अधिक अनबैलेंस हो गया। तो ये ओजोन क्षय जो है ये किस गैस के कारण होता है, ध्यान रखिए, ये क्लोरोफ्लोरो के कारण होता है। और 1987 में इसका सम्मेलन किया गया था, UNEP। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, UNEP का फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, UNEP ने एक मीटिंग की थी जिसमें कहा था कि इसके लेवल को कम किया जाए। आज भी प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखते जा रहे हो कि जैसे जैसे सुविधा संपन्न संसाधन बढ़ रहे हैं वैसे ही एसी, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग काफ़ी अधिक होने लगा है। अब देखो, क्लोरोफ्लोरो की मात्रा बढ़ेगी तो हम कितने भी सम्मेलन कर ले उससे इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। हमें इनका प्रयोग सीमित करना होगा, अधिक मात्रा में वृक्ष वगैरह लगाने होंगे ताकि बारिश समय पर आती रहे, पर्यावरण का संतुलन चलता रहे और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा भी एनवायरनमेंट के अंदर बनी रहे, जिससे ही हम इस ओजोन परत को क्षयित होने से बचा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कचरा प्रबंधन पर। आप इसे नोट करें। देखिए, हम जैसे किसी भी सिटी के अंदर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कचरे के ढेर हमारा वेलकम सबसे पहले करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, कोई पर्यटन स्थल पे चले जाइए, तो वहाँ बड़ी मात्रा में हमें प्लास्टिक वेस्टेज जो है वो देखने को मिलता है। अब कागज़ वगैरह हैं, गत्ते वगैरह हैं, ये तो जला लिए जाते हैं। अब प्लास्टिक, हमने चर्चा की थी कि प्लास्टिक बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, तो वो नष्ट नहीं होता है।
तो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट प्लास्टिक पैकेजिंग व जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा वर्तमान में पर्यावरणीय चिंता का विषय है। अब डंपिंग यार्ड्स भी कितने बनाए जाए, कितना उनको रिसाइकिल किया जाए, लेकिन प्लास्टिक का उत्पादन इतना अधिक हो रहा है कि हम उसको एकदम से तो अपने जीवन में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। अब एक शुरुआत ये मान लो कि जब भी आप घर से निकलो तो पानी की बोतल अपनी साथ लेकर निकलो। उससे क्या होगा कि आप जगह जगह जहाँ पर वाटर स्टेशन आएंगे वहाँ पे उसको फिल कर लो। नहीं आप क्या करते हो, पानी की बोतल खरीदते हो, पीते हो, उसे फेंक देते हो, नेक्स्ट स्टेशन आता है पीते हो, फेंक, उससे भी प्लास्टिक हो गया। सेकंड, जो मेन हमारे घरों में यूज़ होने वाली चीज़, वो हम सब्जियां लाते हैं प्लास्टिक के अंदर लाते हैं। तो उसके बेटर है कि एक कपड़े का थैला बना लो जिसके अंदर आप सब्जी ले आओ। घर से निकलो तो उस थैले को साथ लेके निकलो, आते टाइम उसमें ले आओ। उससे भी हम प्लास्टिक के यूज़ कम कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी इस कचरा प्रबंधन से निपटने के लिए। और आज इसके कुछ अल्टरनेटिव भी आज के टाइम में खोजे जा रहे हैं, जैसे डिस्पोजल कप है। पहले प्लास्टिक के आते थे, आजकल उसके अंदर कागज के कप का इस्तेमाल होने लग गया है। तो वो अल्टरनेटिव भी खोजे जा रहे हैं। तो वैज्ञानिक जो अपना काम कर रहे हैं, जो इकोलॉजिस्ट है वो इस पर डिस्कस कर रहे हैं, वो ऊपरी स्तर से प्रयास नहीं हो सकता। ये जो प्रयास है ये हमारे घरों से ही शुरू होगा। तो आप सुबह उठिए तो ये संकल्प लीजिए कि आज से आप किस चीज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। मान लो आप प्रण ले लीजिए कि मैं आज से सब्जी लाऊंगा तो मैं घर से अपना थैला कपड़े का लेकर के जाऊंगा, उसमें सब। तो देखिए उससे धीरे धीरे इम्पैक्ट होगा। आप जागरूक होइए, आप अपने आसपास को जागरूक कीजिए, परिवर्तन वहीं से ही शुरू होगा। और धीरे धीरे हम देखते चले जाएंगे कि इनकी मात्रा कम हो जाएगी। अब प्लास्टिक क्या थोड़ा ड्यूरेबल ज़्यादा है। जैसे हम चिप्स वगैरह लाते हैं, बिस्किट वगैरह लाते हैं, तो इसके अंदर अगर हम वो गैस वगैरह, जैसे हमने पढ़ा था कि इसको विकृत गंधता से बचाने के लिए इसमें गैस वगैरह भर देते हैं, तो वो क्या प्लास्टिक से लीक नहीं होती। उसके बजाय हम कागज़ लेंगे तो बाहर की नमी से इस तरह से नष्ट हो जाएगा। साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से रिसाइकिल प्लास्टिक जो है वो मार्केट में लाया जाए। उस पर कुछ रिसर्च वगैरह भी देखिए चलती रहती है समय समय पर। लेकिन हम अपनी तरफ से हमारे घरों में इस प्रकार के प्रयास करें कि जो किचन की कटलरी वगैरह हम लाते हैं उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें। एक कोई भी प्रण आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि वे पदार्थ जो जैविक तरीके से निपटाए जा सकते हैं। इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो आता है। तो देखिए फर्स्ट हम लेते हैं घास, पुष्प तथा चमड़ा। इन्हें हम जैविक तरीके से निपटा सकते हैं। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हम निपटा नहीं सकते हैं। फलों के छिलके, केक व नींबू का रस, इसे भी निपटाया जा सकता है। केक, लकड़ी व घास ये भी जैविक तरीके से निपटाए जा सकते हैं। तो हमारे पास में कौन से समूह आ गए? केवल ए, सी और डी, जिनको हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यानी उत्तरोत्तर जो पीढ़ी चलती है जिसको एक से दूसरे सदस्य खाते हैं वो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जिसमें प्राथमिक स्तर पर कौन आते हैं? उत्पादक। ध्यान रखिए प्राथमिक स्तर पर उत्पादक या स्वपोषी। तो देखिए यहाँ से एग्जाम्पल घास, गेहूँ, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास। तो ये देखिए सी ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है, क्योंकि बकरी प्राथमिक उत्पादक नहीं है। घास, घास को गेहूँ, गेहूँ को आम, बिल्कुल नहीं है। घास, घास को बकरी, बकरी को मानव, सही है, खा सकता है। घास, घास को मछली और मछली को बकरी, ये भी नहीं है। तो हमारे पास कौन सा है? बी ऑप्शन है, वह खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेगा। भी घास है, घास को बकरी ने खाया और बकरी को मानव ने खाया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से कौन पर्यावरणीय मित्र व्यवहार कहलाते हैं? अब देखिए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल सही बात है। प्लास्टिक के वेस्ट को कम करने के लिए ये काम करना पड़ेगा।
कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप रूम से बाहर जाएं, आपका काम ख़त्म हो जाए तो लाइट अनावश्यक नहीं जलाएं। वैसे भी आपको पता है इन दिनों कोयले की काफ़ी अधिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पेट्रोल डीजल भी महंगे हो रहे हैं, तो आवश्यक हमें इन चीज़ों का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। अगर देखो विद्यालय दूर है तब तो छोड़ने जाना ही पड़ेगा, लेकिन यही आपका 1-2 किलोमीटर के एरिया में आपका स्कूल है तो बिल्कुल आपको पैदल चलना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और संसाधन की बचत भी होगी। तो इसमें हमारे सभी ऑप्शन पर्यावरण मित्र कहलाएंगे। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिए कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, मार डालें। तो हमने जैसे पोषी स्तर पढ़े थे, प्राथमिक पोषी, द्वितीयक पोषी, घास, बकरी, घास है, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था भी घास है, घास को बकरी खा रही है, बकरी को मानव खा रहे हैं। यानी एक वो क्या कह रहे हैं कि एक पूरे पोषी स्तर को नष्ट कर दें, तो बिल्कुल खाद्य जाल कर लो, खाद्य श्रृंखला कर लो, पूरी गड़बड़ा जाएगी और उससे ऊपर के जीव हैं वो भी क्या होंगे, मृत हो जाएंगे और उस कैटेगरी के जीवों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अब जैसे घास है, घास को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया। मान लो मेंढक यहाँ से हट गया, हमने मेंढक को यहाँ से हटा दिया, ख़त्म कर दिया, तो अब घास है वो तो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अब सांप है वो बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो इसका उत्तर आप देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे तो खाद्य जाल गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा। हमने ये भी चर्चा की थी कि एक पोषी स्तर के सारे सदस्यों को हटा देंगे तो उसका प्रभाव अलग अलग पोषी स्तर पर बिल्कुल पड़ेगा। हमने कहा था मेंढक को हटा दे तो सांप मर जाएंगे, सांप मर जाएंगे तो गिद्ध क्या खाएंगे, वो भी भूखे मर जाएंगे। तो एक पोषी स्तर के सदस्यों को हटा देंगे तो पूरा खाद्य जाल गड़बड़ हो जाएगा। क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र के प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? नहीं हटा सकते। आप एक ही कैटेगरी के जीव को हटा दोगे तो परितंत्र पर बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम तालाब तंत्र का उदाहरण लेते हैं, तालाब में से मछली को हटा देंगे, अब हम सोचेंगे कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वास्तव में उसका प्रभाव पड़ेगा, परितंत्र कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। 6th क्वेश्चन देखिए कि जैविक आवर्धन क्या है। फर्स्ट इसको देखिए, जैविक आवर्धन हमने पढ़ा था कि पीड़कनाशी और रसायन अजैव निम्नीकरण पदार्थ पोषी स्तर के प्रत्येक पीढ़ी में संग्रहित होते जाते हैं और मनुष्य जो है वो आहार श्रृंखला में शीर्षस्थ है। तो हमारे शरीर में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन कहते हैं। ये हम क्वेश्चन पहले कवर कर चुके हैं। क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? बिल्कुल। जैसे जो डायरेक्ट पेस्टिसाइड को ग्रहण करेंगे उनमें वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट होगी, उत्तरोत्तर पीढ़ियों में वो बायो मात्रा के साथ कम भी होती जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? देखिए हमने इसके बारे में चर्चा की थी। अजैव निम्नीकरण कौन सा हो गया? प्लास्टिक हो गया। एक तो ये लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं, ये विघटित भी नहीं होते हैं, जिससे ये प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। सेकंड, इनका निपटारा जो है, इनका निपटान किया जाना भी बहुत अधिक मुश्किल है। अगर इन्हें मिट्टी में गाड़ते हैं तो भी ये नष्ट नहीं होते हैं और अगर इन्हें जलाते हैं तो भी ये जहरीली प्रदूषित गैस से उत्सर्जित करते हैं। तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए अगर सारा कचरा जैव निम्नीकरण है तो ज़्यादा इफेक्ट हमारे पर्यावरण पर नहीं मिलेगा। ये हम डालेंगे, जैसे फल सब्जियों के छिलके बड़ी मात्रा में हो रहे हैं, अगर इनको हम डालेंगे तो सड़ गल के खाद बन जाएंगे, ये हमारे पर्यावरण को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? ओजोन परत की चौड़ाई कम हो रही है और ओजोन परत अगर पतली होगी तो वहाँ से सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आ जाएंगी जो मानव के त्वचा कैंसर का कारण बनती है और इससे और अधिक बीमारियां भी हो सकती हैं। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए अभी तो केवल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP की हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने मीटिंग में यही कहा था कि ओजोन के परत को क्षय को कम किया जाए, पर्याप्त मात्रा में पेड़ वगैरह लगाए जाए, रेफ्रिजरेटर
जो CFC का उत्पादन करते हैं ऐसे यंत्रों का उपयोग थोड़ा कम किया जाए। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण। काफ़ी इजी चैप्टर था, बहुत ही स्कोरिंग है। इस चैप्टर को आप अच्छे से कवर करें तो इसमें से सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो देखिए, जो ओजोन परत क्षय है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला है, इनमें ऊर्जा प्रवाह है, इसको थोड़ा आप अच्छे से कवर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।